स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपनी बात चल रही थी मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में आज जो अपना टॉपिक होगा वो क्या है? एवोगैड्रो परिकल्पना, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या होती है, इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे। इससे जो पीछे वाला लेक्चर था मोल कंसेप्ट से रिलेटेड, उसमें अपनी बात चल रही थी कि किस तरीके से मोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन उसको सोल्व करते हैं। वाई मैप के थ्रू भी क्या होते हैं, मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। वाई मैप क्या है? या तो मोल से नंबर पूछेगा, या मोल से भार पूछेगा, या मोल से क्या पूछेगा, आयतन पूछेगा। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अपन ने बात की थी। आज जो अपना टॉपिक है वो क्या है? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या हुआ? एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? Na का मतलब क्या होता है? 6.023 × 10⁻23। किस तरीके से ये मोल में इसकी इंपॉर्टेंस है उसकी अपन बात करेंगे। मोल से रिलेटेड क्वेश्चंस एवोगैड्रो नंबर के आधार पर कैसे सोल्व होंगे, कुछ एग्जांपल्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बातें अपन करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक अपन इसे स्टार्ट करेंगे, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मोल का जो अपना बेसिक कंसेप्ट है उसी पर डिपेंड है। तो ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इससे जो पीछे वाला लेक्चर था उस पर जाना चाहूँगा। तो अपना जो पीछे वाला लेक्चर क्या था? मोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अपना जो लास्ट क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन बोला था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन अपना क्या था? समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब, समान ताप और दाब पर मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। समान ताप और दाब पर समान आयतन के पात्र थे, समान आयतन का कोई पात्र, उस पात्र में मैंने कहा था हाइड्रोजन भरी हुई है, हीलियम है और ओजोन और मेथेन गैस के बारे में मैंने बताया था। ये चारों गैसें समान ताप और दाब पर समान आयतन के पात्र में भरी गई हैं। तो इनके लिए कौन सी राशि समान होगी, ये मेरा क्वेश्चन था आप लोगों से। उसमें मैंने क्वेश्चन में आंसर अपने ऑप्शन क्या दिया था? अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। सेकंड इसमें था इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। थर्ड ऑप्शन था इसमें परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। और फोर्थ इसमें मैंने क्या दिया था? भार। तो आप लोगों को बताना था समान ताप और दाब पर समान आयतन के पात्र में हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन एंड मेथेन गैस भरी गई है। तो इसमें इसके लिए कौन सी राशि समान होगी? जब ताप भी समान हो, दाब भी समान हो और आयतन भी क्या हो? समान हो। तो इसका आंसर मैंने बताया था आप लोगों को, इसका आंसर क्या होगा? अणुओं की संख्या। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कभी भी सेम नहीं होगी समान ताप, समान दाब और समान आयतन पर। परमाणु की संख्या भी सेम नहीं होती है, भार भी कभी सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका कारण मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसी के रिगार्डिंग मैं इसी क्वेश्चन को आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिएगा, PV = nRT, अपनी आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। इसने क्या कहा है? समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, R कांस्टेंट होता ही है। इसका मतलब ये आयतन भी क्या होता है? यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है। समान आयतन के पात्र हैं, उसमें गैस भरी गई है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बात की जाए इन सभी के लिए अणुओं की संख्या सेम हो सकती है। देखना, हाइड्रोजन ये क्या है? H2 गैस, एक अणु, ये भी अणु, ये भी एक अणु, ये भी एक अणु। अणुओं की संख्या क्या हो सकती है? सेम। परमाणु की संख्या सेम कैसे नहीं हो सकती? क्योंकि एक अणु में डिफरेंट क्या है? परमाणु। इस अणु में 4 परमाणु, इसमें 3 परमाणु, इसमें 1 परमाणु, इसमें 2 परमाणु। तो क्या हो गया? इस अणुओं में परमाणु की संख्या डिफरेंट हो सकती है, चाहे समान ताप दाब हो या समान आयतन दे रखा हो। तो परमाणु की संख्या सेम नहीं हुई। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वैसे भी सेम नहीं होगी, क्योंकि सभी का एटॉमिक नंबर क्या है? अलग अलग। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कभी भी सेम नहीं होगी। भार की अगर बात की जाए तो सभी इन अणुओं में परमाणुओं क्या होता है? भार अलग अलग होता है, अणु भार अलग अलग होता है। तो इनका जो भार होता है वो भी कभी भी सेम नहीं होगा। तो कौन सी राशि सेम होगी? अणुओं की संख्या। ये अपनी बात हो गई थी। इसी के रिगार्डिंग अपन स्टार्ट करें एवोगैड्रो परिकल्पना। देखिएगा ध्यान से। तो समान ताप, समान दाब और समान आयतन पर अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है।
अब देखना समान ताप और दाब पर समान आयतन के पात्रों में अगर गैस भरी जाती है तो वहां पे अणुओं की संख्या अगर सेम होगी तो मोल्स की संख्या भी क्या होती है, सेम होती है। क्यों होती है देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या कहा, समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब, समान ताप और दाब पर समान आयतन के पात्र में समान आयतन के लिए बोल देता हूं मैं, अगर गैस बढ़नी हो तो क्या होता है यहाँ पे अणुओं की संख्या या मैं कह दूं मोल की संख्या भी क्या होती है, सेम होती है। मोल की संख्या भी समान होगी। तो मैंने कहा समान ताप और दाब पर समान आयतनों के लिए मोल की संख्या भी क्या होती है, सेम होती है। मोल की संख्या सेम कैसे होगी इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन था उसके रिगार्डिंग मैं बात कर लेता हूं कि अणुओं की संख्या भी सेम होती है। अणुओं की संख्या का बेसिकली मीनिंग किससे लिया जाता है, मोल से लिया जाता है। मोल की संख्या भी क्या आएगी, समान ताप और दाब पर समान आयतनों के लिए सेम आती है। कैसे आएगी देखना, मोल्स की संख्या कैसे सेम होगी, अपन बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, PV = nRT, PV = nRT। अब देखना बच्चों ध्यान से, समान ताप और दाब दिया गया है, समान ताप व दाब। अगर समान ताप और दाब है इसका मतलब क्या हुआ, अगर आयतन भी समान होगा तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं समान ताप और दाब, दाब भी सेम है और ताप भी सेम है। तो यहाँ से आयतन, अगर मैं समान ताप और दाब पर बात करूं तो आयतन किसके समानुपाती होगा, मोल्स की संख्या के क्या होता है, समानुपाती होगा। आज यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट, ये तो क्या है, कांस्टेंट है। तो आयतन किसके समानुपाती होगा, मोल्स की संख्या के समानुपाती होगा। अगर आयतन समान है, आयतन क्या है, समान, अगर आयतन समान होगा तो मोल्स की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। अगर आयतन समान है तो मोल्स की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। तो समान ताप और दाब पर जो आयतन होता है वो मोल्स की संख्या के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। अगर आयतन समान होगा तो मोल्स की, उन सभी अणुओं के लिए जो जो गैस भरी गई है समान आयतन के पात्र में, उसके लिए मोल्स की संख्या का अनुपात भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो अगर आयतन डिफरेंट है तो सभी के लिए मोल्स भी क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो इसने कहा समान ताप और दाब पर समान आयतनों के लिए जो मोल्स की संख्या होती है वो भी क्या होती है, समान होती है। कब, जब आयतन क्या हो, समान हो। नोट कर लें इसको। चलिए ये बात होगी, ताप और दाब पर समान आयतन पर क्या होती है, मोल्स की संख्या सेम होती है। ये गैसों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती कि गैस किस तरीके की गैस भरी गई है, उस पात्र में गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। तो अपने को ध्यान में क्या रखना है, समान ताप और दाब पर समान आयतन पर हमेशा ही क्या होता है, मोल की संख्या सेम होती है। वो उस बात पर डिपेंड नहीं करता कि गैस किस तरीके की भरी गई है, समान पात्र के आयतन में गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। चलिए इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाएगा देखिएगा। जैसे क्वेश्चन की अगर बात की जाए, मैंने कहा समान ताप और दाब पर जो आयतन होगा, अगर आयतन सेम है तो मोल्स की संख्या सेम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका रेशियो ले अपन V1/V2 क्या हो जाएगा, N1/N2। रेशियो क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। तो इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन से अपन चेक करते हैं किस तरीके से इसको काम में लेना है। क्वेश्चन जैसे मैं कह दूं समान ताप और दाब पर, समान ताप व दाब पर समान आयतन के पात्र में, समान आयतन के पात्र में हाइड्रोजन गैस भरी गई है, हीलियम गैस भरी गई है, ओजोन भरी गई है और मीथेन गैस भरी गई है। तो इनके लिए आप लोगों को बताना है, ये 4 गैस भरी गई है समान आयतनों के पात्र में। तो
आप लोगों को ये बताना है इनके लिए भारों का अनुपात बताओ। सबसे पहले क्या बताना है, भारों का अनुपात, रेशियो ऑफ मास, इन सभी के भारों का अनुपात बताना है। किस तरीके से आएगा। सेकंड क्वेश्चन है इनके परमाणुओं की संख्या बताओ, परमाणुओं की संख्या बताओ। थर्ड क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का अनुपात बताओ, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का अनुपात बताना है। यहाँ पे भी क्या बताना है, अनुपात बताना है, रेशियो। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, मैंने कहा समान ताप और दाब और समान आयतन कंडीशन दे रखी है, तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी सेम नहीं होगी, भार भी सेम नहीं होगा और परमाणुओं की संख्या भी सेम नहीं होगी। सिर्फ अणुओं की संख्या और मोल्स की संख्या क्या होती है, सेम होती है जब आयतन समान हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम नहीं होती, परमाणुओं की संख्या भी सेम नहीं होती, भारों का अनुपात भार भी क्या नहीं होता, सेम नहीं होता, तो ये कितना होगा इन सभी के लिए, इन सभी गैसों के लिए अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो किससे होगा, अवोगाड्रो नंबर से होगा। किस तरीके से होगा, कैलकुलेट करते हैं अपन 1 बाय 1 में। क्या दे रखा है, समान आयतन, समान ताप और समान दाब। इसका मतलब समान ताप और दाब पर आयतन किसके समानुपाती होता है, मोल्स की संख्या के समानुपाती होता है। आयतन अगर समान दे रखा है, आयतन क्या दे रखा है, समान, तो मोल्स की संख्या भी क्या होगी, समान होगी, क्योंकि इन दोनों का रेशियो मैंने बताया था इक्वल आता है। अगर आयतन सेम है तो मोल्स की संख्या भी क्या होगी, सेम होगी। अब देखना, अगर इनकी मोल सेम है, समान आयतन पर मोल्स भी क्या होंगे, सभी गैस के लिए सेम होंगी। तो मैं कह सकता हूं मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मोल ऑफ हीलियम रेशियो मोल ऑफ ओजोन रेशियो मोल ऑफ मेथेन गैस, इन सभी का मोल का जो अनुपात है वो इन सभी के वॉल्यूम के, इन सभी के वॉल्यूम या आयतन के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं सभी गैसों के लिए जो आयतन की बात करूंगा तो इनका आयतन या कह दो या इनके लिए मोल की बात कर लो, सभी का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। कब है, जब ताप और दाब समान हो। तो समान ताप और दाब पर जब आयतन समान है तो सभी गैसों के लिए मोल्स भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। मान लेता हूं मैं किसी गैस के लिए, मैंने जैसे किसी भी गैस के लिए मान लो, कंसीडर कर लो, मान लेता हूं मैं हाइड्रोजन गैस के लिए मोल्स की संख्या कितनी है, 1 है, तो सभी के लिए मोल क्या आएंगे, सेम आएंगे। सभी के लिए मोल्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। क्यों आएंगे, कितना भी कंसीडर कर लो, मैंने कितना कंसीडर कर लिया, 1 कंसीडर कर लिया। तो सभी गैस के लिए मैंने मोल कितना कंसीडर किया, 1, क्योंकि आयतन क्या दे रखा था, समान दे रखा था, आयतन सेम है तो मोल्स की संख्या भी क्या आएगी, सभी गैस के लिए सेम आएगी। मैंने 1 माना है मोल, तो सभी के लिए मोल कितना होगा, 1 ही कंसीडर होगा। अब अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बताना है, भार का अनुपात बताओ। कैसे निकाला जाता है भार का अनुपात, मोल से अपन क्या कर सकते हैं, भार निकाल सकते हैं। मोल से ये जो मोल दे रखे हैं सभी के लिए मोल, अपन सभी गैसों के लिए भार का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, परमाणु की संख्या का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था अपना, भार का अनुपात बताओ। इन सभी गैसों के लिए भार का अनुपात क्या होगा, तो भार किससे निकलेगा, मोल से अपन भार निकाल सकते हैं। मोल सभी गैसों के लिए मोल अपने को पता है, 1 1 1 कंसीडर किया अपन ने, सभी के लिए सेम ही कंसीडर करना है। 1 करो चाहे कितना भी कंसीडर कर लो, लेकिन सभी के लिए क्या करना है, सेम कंसीडर करना है। तो सबसे पहले मैं जैसे बात कर लेता हूँ यहाँ पे भार का अनुपात सभी गैसों के लिए, भार को मैं m से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। m अनुपात किसका, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस का भार, m ऑफ हीलियम गैस का भार, m ऑफ ओजोन गैस का भार, m ऑफ मेथेन गैस का भार, मास ऑफ मेथेन। सभी गैसों के लिए अपने भार का अनुपात लिख दिया। अब अपने को इसका मोल पता है, सभी गैसों के लिए मोल पता है, तो अगर मोल से मास निकालना हो
मोल से बाहर निकालना हो तो क्या करना होता है, मॉलिक्यूलर वेट से गुणा कर देते हैं। वाई मैप में मैंने आप लोगों को बताया था कि मोल से जब भी मास निकालना हो, मोल से बाहर निकालना हो तो मॉलिक्यूलर वेट का हमेशा ही क्या होगा, गुणा। अगर इसका रिवर्स बोल दूं, मास से मोल निकालना हो तो मॉलिक्यूलर वेट का क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो मोल से मास निकालना, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट का गुणा। किसमें, इस मोल में। तो हाइड्रोजन के लिए मोल कितना है, 1, तो 1 इंटू हाइड्रोजन गैस के लिए अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2। तो मॉलिक्यूलर वेट से मोल को जब मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, उस गैस के लिए मास आ जाएगा। इसी तरीके से हीलियम के लिए रेशियो, मोल कितना है हीलियम का, 1 इंटू हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 4, रेशियो मोल कितना है ओजोन का, 1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 3 का कितना होगा, 48, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 48। मेथेन का मोल कितना है, 1 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट अपन कैलकुलेट करते हैं, एक कार्बन का कितना होता है, 12, और ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 16, इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा, 16 मॉलिक्यूलर वेट। तो ये इनका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट या भार का अनुपात हो गया। कितना आएगा, 2:4:48:16। ये क्या आ गया, इनके भार का अनुपात आ गया। सभी गैसों के लिए भार का अनुपात क्या होगा, 2:4:48:16। ये अपना क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। सभी के लिए मोल सेम थे, मोल से अपन ने क्या निकाल लिया, मास से निकाल लिया, मॉलिक्यूलर वेट से सभी के लिए मल्टीप्लाई करके भार का अनुपात निकालिए। इसी तरीके से अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, परमाणु की संख्या कैलकुलेट करेंगे। मोल अपने को पता है, परमाणु की संख्या अपने डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं वाई मैप के थ्रू। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करें, इस आंसर को। चलिए सेकंड जो अपना क्वेश्चन है, सेकंड क्या था, परमाणुओं की संख्या का अनुपात बताओ। सेकंड क्वेश्चन क्या था, परमाणुओं की संख्या का अनुपात। परमाणुओं की संख्या का अनुपात, परमाणु की संख्या का अनुपात कैसे निकाला जाएगा, मोल अपने को पता है सभी गैस के लिए। अगर सबसे पहले मैं बात करूं परमाणु की संख्या किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो परमाणु की संख्या हाइड्रोजन के लिए निकालनी है तो मोल अपने को पता है, संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, संख्या। मोल से जब संख्या निकाली जाती है तो मोल से संख्या, मोल से जब भी नंबर पूछता है, संख्या पूछता है तो Na से क्या होता है, गुणा होता है, Na से मल्टीप्लाई होता है। मोल से संख्या पूछता है तो क्या होता है, Na से मल्टीप्लाई। तो जो मोल दे रखे हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू Na से मल्टीप्लाई होगा। ये क्या आ गई, इनकी संख्या आ गई, नंबर आ गए। किसकी संख्या, परमाणु की संख्या। परमाणु हाइड्रोजन गैस में, इस हाइड्रोजन गैस के लिए ये क्या है, एक अणु है। इस अणु में कितने परमाणु है, 2। इस गैस के लिए कितने परमाणु हैं, 1। कितने हैं, 1। इस ओजोन में कितने परमाणु हैं, 3। और इस अणु में कितने परमाणु हैं, 5। तो अपन इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से, सबसे पहले हाइड्रोजन के निकाल लें तो 2 से, रेशियो 1 इंटू Na इंटू हीलियम के लिए, इस हीलियम में कितने परमाणु है, 1, रेशियो 1 इंटू Na इंटू क्या हो जाएगा, ओजोन। ओजोन अणु है, इसमें कितने परमाणु है, 3 से मल्टीप्लाई, रेशियो कितना होगा, 1 इंटू Na इंटू CH4। ये अणु है, इसमें कितने परमाणु है, 5। तो ये सभी के लिए क्या आ गया, सभी गैस के लिए परमाणुओं की संख्या का अनुपात आ गया। सभी में Na क्या है, सेम है। तो इसके अगर थ्री बात नहीं करें तो डायरेक्ट अपन रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, 2:1:3:5। ये क्या आ गई, इन सभी गैस के लिए परमाणुओं की संख्या का अनुपात आ गया। तो अपन ने क्या किया, इसे मोल से संख्या निकाली। मोल से संख्या निकालते हैं तो Na से गुणा होता है। किसकी संख्या पूछी है, परमाणु की। तो परमाणु, इस प्रत्येक अणु में कितने परमाणु हैं, उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नोट करें इसको। उसके बाद अपन निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का अनुपात। चलिए थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का अनुपात। तो सभी गैसों के लिए मोल्स क्या है, सेम 1 1 1 1 मोल से क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। जैसे परमाणु की संख्या निकाली वैसे ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए अगर मोल से संख्या निकालनी हो, नंबर निकालना हो, तो वाई मैप के अकॉर्डिंग मैंने बताया आप लोगों को, मोल से संख्या निकालने के लिए क्या होता है, Na का गुणा होता है। क्या होता है, गुणा। तो देखना हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन गैस के लिए 1 मोल इंटू Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आ गई, इनकी संख्या आ गई। संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, संख्या किसकी पूछी है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी है। किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो हाइड्रोजन के लिए H2 के लिए, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, इसका एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। 2 हाइड्रोजन का कितना होगा, एटॉमिक नंबर 1 + 1, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। तो इंटू 2। तो ये किसके लिए आ गया, हाइड्रोजन के लिए। ये किसके लिए आ गए, हाइड्रोजन के लिए। उसकी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, तो 1 मोल इंटू Na इंटू 2। 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से हीलियम के लिए 1 मोल है इंटू Na इंटू, अब अगर बात की जाए यहाँ पे 2, और किसकी बात कर रहे हैं अपन, हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई, 2, एटॉमिक नंबर 2। तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 2। 2 से मल्टीप्लाई, रेशियो 1 इंटू Na इंटू ओजोन। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 3 ऑक्सीजन है O3, O3 का मतलब ऑक्सीजन 3 है, तो कितना होगा 24 इलेक्ट्रॉन हो गए O3 में। तो ये किसके लिए हो गया, O3 के लिए, और ये किसके लिए है, हीलियम के लिए। तो O3 में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 24। एक ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 होती है, 3 में कितनी होगी, 24। इसी तरीके से मेथेन में 1 इंटू Na इंटू CH4, किसके लिए बात कर रहे हैं, CH4 के लिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, 4 का 4 इलेक्ट्रॉन, 6 + 4 कितने हो गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये इनकी क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का अनुपात। सभी गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का अनुपात मोल से निकाल लिया अपन ने। तो अनुपात कितना आएगा, 2:24:10। ये इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1:5। इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी रेशियो हो सकता है, इसी फॉर्म में दे सकता है। तो ये क्या हो गया, इन सभी गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का अनुपात आ गया। नोट करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अवोगाद्रो हाइपोथेसिस है, उसको अपन काम में लेके क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का अनुपात, भारों का अनुपात, या मैं कह दूं उसमें परमाणु की संख्या का अनुपात अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अवोगाद्रो नंबर किस तरीके से, अवोगाद्रो जो हाइपोथेसिस है उसको काम में लेकर किस तरीके से मोल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, उसके अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर नाइट्रोजन एंड SO3, नाइट्रोजन और SO3 के आयतन का अनुपात दे रखा है कि आयतनों का अनुपात 2:3 है, 2:3 हो। क्या दे रखा है, समान ताप और दाब पर नाइट्रोजन और SO3 के आयतनों का अनुपात 2:3 दे रखा है। तो इनके भारों का अनुपात बताओ, इनके भारों का अनुपात बताओ। भार का मतलब क्या पूछ रहा है, इनके मास का रेशियो पूछ रहा है। सभी इन दोनों गैसों के लिए
अगर भार का अनुपात कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जब आयतन का अनुपात कितना हो, 2:3 हो। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना। चलिए इसके साथ एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेना। भार के साथ साथ परमाणुओं की संख्या का अनुपात भी बता देना। परमाणुओं की संख्या का अनुपात भी बता देना। तो भार का अनुपात भी बताना है और परमाणु की संख्या का अनुपात भी बताना है। चलिए सोल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। कैसे सोल्व करना है, कैसे अपने को स्टार्टअप करना है देखना। क्या दे रखा है, समान ताप और दाब। क्या दे रखा है, समान ताप और दाब। समान ताप और दाब पर आयतन जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, मोल्स की संख्या के समानुपाती होता है। समान ताप और दाब पर आयतन मोल्स की संख्या के समानुपाती होता है। अगर आयतन अलग है तो मोल्स भी अलग अलग होंगे, अगर आयतन सेम है तो मोल्स क्या आएंगे, सभी के लिए सेम आएगा। यहीं से अपन तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके आंसर को देखना। तो मैं कह सकता हूं नाइट्रोजन और SO3 के मोल क्या होंगे, सेम होंगे। मोल सेम होंगे या नहीं होंगे इस बात पर डिपेंड करेगा कि आयतन सेम है या नहीं। आयतनों का अनुपात 2:3 है। अगर आयतन किस रेशियो में है, 2:3 में है। अगर आयतन 2:3 में है तो मोल भी किस रेशियो में होंगे, 2:3। इसका मतलब मोल ऑफ नाइट्रोजन रेशियो मोल ऑफ SO3, इनका रेशियो किस तरीके से आएगा, जो वॉल्यूम का रेशियो है वही क्या होगा, इन दोनों के लिए मोल्स का रेशियो आएगा। क्योंकि इनके आयतनों का अनुपात 2:3 है तो मोल्स का रेशियो भी क्या होगा, 2:3। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मोल ऑफ SO3, इन दोनों का रेशियो 2:3। मोल अपने पास आ गई, नाइट्रोजन और SO3 का मोल अपने पास आ गए, तो अपन भार और परमाणु की संख्या का अनुपात भी इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखना। मोल से क्या पूछ रहा है, सबसे पहले अपन बात करेंगे भार की। मोल से भार पूछता है तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट का क्या होगा, गुणा होगा। मॉलिक्यूलर वेट से क्या होगा, गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा। कैसे, भार यानी मास किसका, नाइट्रोजन का, m ऑफ नाइट्रोजन रेशियो m ऑफ SO3 निकालते हैं। सबसे पहले मोल कितने हैं, 2। मोल से क्या निकालना है, भार निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का कितना होता है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 का कितना होगा, 28। इसी तरीके से इसका मोल कितना है, 3। इसका मोल कितना है SO3 का, 3। मास निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट से गुणा होगा। तो एक सल्फर की अगर बात की जाए तो सल्फर का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, 32। सल्फर कितने नंबर पर आता है, 16 पे आता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 32। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो 3 का कितना होगा, 48। तो ये टोटल कितना हो गया, इसको ऐड कर लेते हैं, 80। तो SO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 80। SO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 80। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 56:40। कितना आ गया, 56:40। इनके भारों का अनुपात आ गया। अपने मोल निकाले। सबसे पहले मोल किससे निकाले, जो आयतन का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा। इस मोल से भार निकाला तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई। तो N2 का मॉलिक्यूलर वेट 28 और SO3 का मॉलिक्यूलर वेट 80। नोट करें इसको। उसके बाद अपन चेक करेंगे कि परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होगा। चलिए अब क्या कैलकुलेट करना है, परमाणुओं की संख्या का अनुपात। क्या निकालना है, परमाणुओं की संख्या का अनुपात। कैसे निकालेंगे देखना। परमाणु की संख्या का अनुपात अगर निकालना हो, परमाणु की संख्या, तो क्या करेंगे देखना। मोल अपने को पता है, मोल से क्या निकालना है, संख्या निकालनी है।
अगर मोल से संख्या निकालनी हो तो Na से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। Na से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, देखना मोल कितने दे रखे हैं नाइट्रोजन के लिए 2, मोल से क्या निकालनी है संख्या, तो Na से क्या होगा मल्टीप्लाई। संख्या पूछी है, संख्या होती है Na से मल्टीप्लाई किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो इस मॉलिक्यूल में परमाणु की संख्या कितनी है, नाइट्रोजन अणु में परमाणु की संख्या 2 है, तो 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये तो किसके लिए बात हो गई, नाइट्रोजन के लिए। अब अपन बात करते हैं SO3 के लिए, मोल कितने हैं 3, इंटू Na से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगी संख्या, किसकी संख्या, परमाणुओं की। तो SO3 में परमाणुओं की संख्या कितनी है 4, तो इससे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो ये किसके लिए बात हो गई, SO3 के लिए। तो रेशियो कितना आएगा, रेशियो आएगा यहाँ पे रेशियो कितना आएगा, Na और Na दोनों में सेम है, इसको रेशियो में लिखने की जरूरत नहीं है। और क्रॉस आउट कर लो, तो कितना होगा 4:12, या इसको कैसे लिख सकते हैं 1:3। 1:3 क्या हो गया इन दोनों गैसों के लिए, इनके परमाणुओं की संख्या का अनुपात आ गया। नोट कर लें किस तरीके से निकाला जाता है। तो अपने को बेसिकली क्या पता होना चाहिए, अगर मोल्स पता है तो अपन इजीली निकाल सकते हैं किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अपन चेक कर सकते हैं परमाणु की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या उनके भार का अनुपात इजीली चेक कर सकते हैं। नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बेसिक जो अपना कंसेप्ट है मोल से रिगार्डिंग, मोल से भार कैसे निकाला जाता है, मोल से संख्या कैसे निकाली जाती है, मोल से आयतन कैसे निकाला जाता है, अपना वही कंसेप्ट चल रहा है, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ml 0.1 कैपिटल M, 0.1 कैपिटल M मोलरिटी, 100 ml 0.1 M Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस विलियन में 100 ml 0.1 M Al2SO4 थ्राइस विलियन में आप लोगों को बताना है आयनों की संख्या। बताओ क्या बतानी है, आयनों की संख्या कितनी होगी, आयंस की संख्या कितनी होगी, ये आप लोगों को बताना है। किसी सॉल्यूशन में आयंस की संख्या कितनी है, क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है, और ये क्या है कंसंट्रेशन, ये क्या है कंसंट्रेशन 0.1 M, ये क्या होती है कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन भी किस तरीके की दी गई है, मोलरिटी। मोलरिटी इसको सॉल्यूशन में अपन पढ़ते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर जो अपना है उसमें मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी उसकी अपन बात करते हैं। तो मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है किसी विलेय का भार, किसी विलेय के भार को अपन क्या कहते हैं, किसी विलेय की मोल, किसी विलेय के मोल, जो मोल किसके इक्वल होंगे। देखना मोलरिटी की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, कैपिटल M की। कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। ये जो आयतन होता है किस में लिया जाता है, लीटर में लिया जाता है। अगर बात की जाए विलेय के मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट, किसी सॉल्यूशन में अगर किसी विलेय के मोल की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या है, विलेय के ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा और विलेय का अणुभार का जो रेशियो होता है, इसका अणुभार का जो रेशियो होगा, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, विलेय के मोल कहलाते हैं। इसको क्या बोला जाता है, मोलरिटी। इसको अपन सॉल्यूशन चैप्टर में डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। तो मैंने बताया मोलरिटी क्या होती है, एक तरीके की क्या है कंसंट्रेशन टर्म है, सांद्रता की एक टर्म है। कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, विलेय के मोल। विलेय के मोल का मतलब क्या हुआ, किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट इस विलियन में Al2SO4 के सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट क्या है आयंस, ये सॉल्यूट क्या है आयंस।
अगर इस आयन के अपने को मोल्स पता है, अगर आयंस के मोल पता है, इसका मतलब क्या हुआ, अपने को टर्म्स दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है, विलय के मोल अपन इजीली निकाल सकते हैं, और विलयन का आयतन अपने को दे रखा है 100 ml है, इसको लीटर में चेंज कर लेंगे, अपने पास क्या आ जाएंगे, विलय के मोल। तो विलय के मोल का मतलब अगर आयनों के अपने को मोल पता है तो अपन मोल से क्या निकाल सकते हैं, आयंस की संख्या, मोल से संख्या निकालना क्या होता है, वाई मैप से इजीली अपन निकाल सकते हैं। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, देखना, कैपिटल M इज इक्वल टू विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन दे रखा है, आयतन V ऑफ ए सॉल्यूशन, आयतन ऑफ सॉल्यूशन, V सॉल्यूशन कितना दे रखा है 100 ml, V सॉल्यूशन कितना दे रखा है 100 ml, और कैपिटल M की वैल्यू कितनी दे रखी है, कंसंट्रेशन 0.1 m, कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1 m। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, विलयन का आयतन दे रखा है, m दे रखा है, विलय के मोल निकाल सकते हैं। तो विलय के मोल कैसे निकालेंगे, विलय के मोल, विलय के मोल में क्या कह सकता हूं, विलयन का आयतन इंटू m इंटू विलयन का आयतन V सॉल्यूशन, और ये V सॉल्यूशन किस में होगा, लीटर में होगा। तो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, क्या आ जाएंगे अपने पास, विलय के मोल। विलय के मोल कितने आएंगे, विलय के मोल बोल दो या आयंस के मोल बोल दो। विलय का मतलब सॉल्यूट के मोल कितने होंगे सॉल्यूशन में, m कितना है 0.1 m, 0.1 m, आयतन कितना है 100 ml, ml आयतन किस में चाहिए अपने को, लीटर में, क्योंकि ये जो विलयन का आयतन होता है ये किस में होता है हमेशा ही, इससे मोलरिटी में विलयन का आयतन लीटर में ही लिखा जाता है, किसमें दे रखा है ml में। तो ml को लीटर में चेंज करेंगे, 100 ml दे रखा है, 1 ml बराबर 1/1000 लीटर होता है। ml की जगह मैंने क्या रख दिया, 1/1000 लीटर। तो इसको 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 लीटर, ये क्या आ जाएगा 1/10 लीटर। तो 100 ml बराबर 1/10 लीटर होता है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 1/10 लीटर कर सकते हैं इसको। तो ये कितना आ जाएगा 10⁻² लीटर, 10⁻² लीटर क्या आ गया अपने पास है, आयतन, सॉरी विलय के मोल आ गए। विलय के मोल कितने आ गए, 1/100 लीटर विलय के मोल आ गए। अब अपन चेक करते हैं किस तरीके से, यहाँ पे ये क्या आ गए, विलय के मोल, 10⁻, मोल की कोई यूनिट नहीं होती, तो यहाँ से पर मैं कह सकता हूँ 10⁻² या 1/100 अपने पास क्या आ गए, विलय के मोल आ गए। तो 1/100 मोल आ गए। मोल से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आयनों की संख्या। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी मैं बात करूंगा, सबसे पहले आप इसको नोट करें। चलिए, तो विलय के मोल अपने पास कितने आ गए, 1/100, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ 10⁻² मोल, 10⁻² मोल। आयनों की संख्या कैलकुलेट करनी है। आयन्स की संख्या कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जब मोल से संख्या पूछता हो, मोल से संख्या पूछता है तो Na से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मोल, विलय के मोल कितने हैं, ये क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट अपने को पता है 1/100। तो यहाँ से मैं मोल लिख रहा हूँ, 1/100 मोल है अपने पास। क्या निकालनी है, संख्या, आयंस की संख्या निकालनी है। किसके लिए, Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस। Al2SO4 थ्राइस में अपने को आयंस की संख्या निकालनी है। मोल अपने को पता है 1/100 है, तो संख्या निकालेंगे तो Na से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। संख्या निकालेंगे तो Na से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब बात आती है किसकी संख्या, ये तो हो गई संख्या, नंबर आ गए अपने पास। किसका नंबर पूछा है, आयंस का नंबर पूछा है, आयनों की संख्या पूछी है। तो आयंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस सॉल्यूशन में Al2SO4 के लिए आयन क्या क्या बनेंगे देखना। अगर इसको डिसोशिएट करूं मैं तो किस तरीके से डिसोशिएट होगा, ये जो 3 चार्ज है, ये जो इसका सबस्क्रिप्ट का SO4 की सबस्क्रिप्ट जो 3 साइन है, ये इधर जाएगा इस पे, और ये 2 इस पे आएगा। एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, SO4 के कितने मोल हैं, 3। तो ये किस तरीके से बनाएंगे, जब इसको डिसोशिएट किया जाएगा तो एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 एल्यूमिनियम +3 होगा, प्लस
ये कितने हैं SO4 के कितने मोल हैं 3 SO4 और इस पे कितना चार्ज आएगा -2 चार्ज आएगा। तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड बनते हैं। किस तरीके से बनेंगे Al2SO4 ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं Al2SO4। इसको डिसोसिएट करेंगे तो एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज SO4 में -2 चार्ज। इसके जो सबस्क्रिप्ट में है ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं अपोजिट चले जाते हैं। और कितने हैं एल्यूमिनियम 2 है तो 2 मोल, SO4 कितने हैं 3 मोल है तो 3 मोल SO4। इस तरीके से तो टोटल आयन कितने हो गए 2 आयन तो ये रहे एल्यूमिनियम +3 के और SO4 -2 के 3 मोल ये रहे। तो टोटल कितने आयन है 5 आयन। संख्या कितनी आयंस की 5। आयंस कितने इससे सॉल्यूशन में आयन इजिकल टू कितने हैं 5। तो अपने को संख्या पूछी थी आयनों की संख्या, तो कितने आयन है Al2SO4 थ्राइस में कितने आयंस बनेंगे 5। तो 5 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। Na से मल्टीप्लाई किया तो संख्या आ गई, 5 आयनों की संख्या पूछी है तो 5 से मल्टीप्लाई। तो इसको सोल्व कर लेना कितना आएगा ये 6 × 10⁻23 अपॉन 100 × 5 कितना आएगा 20। एंड इसको सोल्व कर लेना आप लोग कितना आएगा ये 10⁻22 3 × 10⁻22 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 3 × 10⁻22 इज द करेक्ट आंसर। तो जो अपने क्वेश्चन दिया गया था उसमें आयंस की संख्या Al2SO4 थ्राइस विलियन में जो अपने 100 ml दे रखा था उसने कितना आयतन और 0.1 m कंसंट्रेशन दे रखी थी, उसके लिए अपने को कितने आयंस की संख्या प्रेजेंट है उसमें ये बताना था। तो 3 × 10⁻22 आयंस की संख्या क्या है उस विलियन में प्रेजेंट होगी। नोट करें इसको। तो इसने बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या काम में ले लिया कंसंट्रेशन टर्म काम में ले ली मोलरिटी, जिसको अपन सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं। मोलरिटी नॉर्मेलिटी क्या होती है उसको अपन सॉल्यूशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी मैंने थोड़ी सी बात आगे मोलरिटी की थोड़ा सा बता दिया कि क्या होती है मोलरिटी। किसी विलय के मोल अपॉन विलियन का आयतन का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है मोलरिटी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में सर्वाधिक मोल होंगे। निम्न में सर्वाधिक मोल किस में होंगे आप लोगों को बताना है। निम्न में सर्वाधिक मोल होंगे, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, आप लोगों को बताना है सबसे ज़्यादा मोल किस ऑप्शन में है उसमें आप लोगों को बताना है कैलकुलेट करके। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन 3 × 10⁻22 अणु 3 × 10⁻22 अणु ग्लूकोज में। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 3 × 10⁻22 अणु ग्लूकोज में। सेकंड ऑप्शन है 18 ग्राम ग्लूकोज में, 18 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल होंगे। थर्ड ऑप्शन है 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम अणु 0.5 ग्राम अणु ग्लूकोज में। फोर्थ ऑप्शन है 1120 सीसी, 1120 सीसी CH4 में एट 1120 सीसी CH4 एट STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन अप्लाई कर रखी है इसने। STP पर आप लोगों को बताना है मेथेन में 1120 सीसी पर कितने मोल्स होंगे। इसी तरीके से फिफ्थ
1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब गैस एट 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर किसी गैस के लिए 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए आप लोगों को बताना है कि कितने मोल प्रेजेंट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देता हूं ऑप्शन में आप लोगों को। नेक्स्ट ऑप्शन है 100 ml H2O में, 100 ml H2O में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो आप लोगों को वो ऑप्शन बताना है इसमें से जिसमें सबसे ज्यादा मोल प्रेजेंट होंगे। मैक्सिमम मोल किसमें होंगे, किस ऑप्शन में मैक्सिमम मोल है। सभी के लिए अलग अलग, इसके लिए अलग मोल निकालने पड़ेंगे, इसके लिए अलग मोल, इसके कितने मोल आएंगे, इसके कितने मोल आएंगे, इसके कितने मोल और इसके कितने मोल। जिसमें सबसे ज्यादा मोल होंगे वही क्या होगा, आंसर करेक्ट होगा। तो कैलकुलेट करो किस तरीके से मोल कैलकुलेट किए जाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए करते हैं स्टार्ट। सर्वाधिक मोल पूछा है, अधिकतम मोल किसमें होंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। फर्स्ट ऑप्शन में क्या चेक करना है, मोल। क्या दे रखे हैं, अणु। अणु का मतलब ये क्या है, संख्या। 3 × 10⁻22 क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। अणु का मतलब क्या हो गया, संख्या दे रखी है। संख्या दे रखी है, इसका मतलब संख्या से जब मोल पूछा जाता है, संख्या से जब मोल पूछा जाता है, मोल से संख्या पूछनी हो तो Na से गुणा होता है। संख्या से अगर मोल पूछता है तो एवोगैड्रो नंबर Na का क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो अपन डायरेक्ट इसमें चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कितने, संख्या कितनी दे रखी है, 3 × 10⁻22, 3 × 10⁻22 संख्या दे रखी है। इसमें अगर एवोगैड्रो नंबर का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएंगे, अपने पास मोल आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए मोल कितने हैं, 3 × 10⁻22/Na। इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 3 × 10⁻22। Na की वैल्यू 6 मान लेते हैं, × 10⁻23। इसको सोल्व करेंगे, नीचे 10 बच गया, 3/60 हो गया, 2 1/20 कितना आएगा, 0 पॉइंट, ये 10 100 10 0 पॉइंट कितना आएगा, ये यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे इसको तो 0.05 कितना आएगा, 0.05। यह क्या आ गई, इसकी वैल्यू अपने पास से आ गई। 1/20 क्या आ गई, मोल्स की संख्या अपने पास से आ गई। अब बात करते हैं सेकंड। किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड की। तो सेकंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अपन चेक करते हैं इसमें कितने मोल होंगे। में क्या दे रखा है, भार दे रखा है 18 ग्राम। 18 ग्राम भार दे रखा है। ये क्या दे रखा है, भार। क्या कैलकुलेट करना है, मोल। भार से जब मोल कैलकुलेट किया जाता है तो मैंने बताया था जब भार से मोल कैलकुलेट करना हो तो अपने को क्या करना होता है, वहां पे मॉलिक्यूलर वेट का भाग लगेगा। तो सेकंड के लिए क्या होगा, सेकंड में 18 ग्राम भार दे रखा है, 18 अपॉन किसमें पूछा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होती है, C6H12O6। ग्लूकोज क्या होती है, C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर वेट, अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट अपन इसके भार में डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, 18 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल प्रेजेंट होंगे। तो इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट, C6H12O6 का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज कितना होता है, 180। कितना होता है, 180 होता है। याद रखना, ग्लूकोज का कम से कम आप लोगों को याद होना चाहिए। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 180। क्यों, एक कार्बन का कितना होगा, 12, तो इसका कितना होगा टोटल, 6। देखना कैसे निकालते हैं, C6H12O6, C6H12O6, एक कार्बन का 12, तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 72 प्लस 12 हाइड्रोजन का 12 प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है, तो 16 × 6 ऑक्सीजन है तो कितना होगा, 96। कितना होगा, 96। तो इसमें टोटल ऐड करेंगे कितना होगा, ये 6 2 8 2 10 9 10 7 17 1 18 कितना आएगा, 180। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ग्लूकोज का, 180 होता है। तो अगर 18 में मॉलिक्यूलर वेट का 180 का भाग दे दो तो ये क्या आ गई, 18 ग्राम ग्लूकोज में इतने मोल प्रेजेंट है। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है, 0.1।
तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए मोल कितना है 0.05, सेकेंड ऑप्शन के लिए मोल कितने हैं 0.1। अब निकालते हैं थर्ड ऑप्शन के लिए 0.5 ग्राम अणु ग्लूकोज में। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए अपने पास मोल कितने आए 0.05, सेकेंड ऑप्शन के लिए मोल कितने हैं 0.1 है। थर्ड के लिए निकालते हैं, क्या निकालते हैं, थर्ड ऑप्शन के लिए मोल कितने आएंगे कैलकुलेट करते हैं। 0.5 ग्राम अणु, ध्यान से देखिएगा क्या दे रखा है ग्राम अणु। किसी भी क्वेश्चन में ग्राम अणु की बात कर ले या ग्राम परमाणु की बात कर ले, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटम, किसी भी क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को ग्राम अणु मिल जाए या क्या मिल जाए ग्राम परमाणु मिल जाए, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटम अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में मिल जाए, इसका मतलब क्या मानना है, मोल दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मोल दे रखा है। इसका मतलब 0.5 ग्राम अणु, ग्राम अणु का मतलब ग्राम मॉलिक्यूल दे दिया। अगर इसकी जगह ग्राम परमाणु भी होता तो अपने को इसको क्या मानना है, ये क्या है, मोल है। ये 0.5 क्या है, मोल। तो ग्राम अणु को क्या मानना है, मोल मानना है। ग्राम परमाणु दे देता भी उसको क्या मानना है, मोल मानना है। तो 0.5 मोल ग्लूकोज में कितने मोल होंगे, तो 0.5 मोल दे रखा है। मोल पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मतलब इसमें मोल कितने होंगे 0.5 मोल दे ही रखे हैं, क्वेश्चन में निकालना ही नहीं है। इसका मतलब इसमें कितने होंगे 0.5 मोल। तो थर्ड ऑप्शन के लिए मोल कितने आएंगे 0.5। अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन क्या है 1120 सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है, इसकी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। सीसी होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। देखना सीसी क्या होता है, क्यूबिक, सीसी इजिकल टू क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर को ही क्या बोला जाता है, सीसी बोला जाता है। क्यूबिक सेंटीमीटर, एक सीसी, एक क्यूबिक सेंटीमीटर इजिकल टू क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। एक सीसी इजिकल टू क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका मतलब ये होता है कि क्यूब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की क्यूब को ही क्या बोला जाता है 1 सीसी बोला जाता है। क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की क्यूब, सेंटीमीटर की क्यूब को ही क्या बोला जाता है, सीसी बोला जाता है। 1 सीसी इजिकल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात आती है 1 सेंटीमीटर क्यूब की। 1 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू क्या बोला था 1 ml होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 ml होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी बात हमने कर ली थी। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 ml होता है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे सीसी। सीसी का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सीसी का मतलब क्या है सेंटीमीटर क्यूब। इस सेंटीमीटर क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं 1 ml। इसको क्या मान सकते हैं ml। इसका मतलब 1120 ml क्या दे रखा है अपने को, आयतन दे रखा है CH4 का। STP पर मोल कितने होंगे, क्या होगा मोल कितने होंगे। STP पर मोल निकालना हो तो कैसे निकाली जाती है, इसकी अपन कैलकुलेशन करते हैं। देखना 1120 ml आयतन दे रखा है, आयतन से मोल निकालना है अपने को, डायरेक्ट निकालना आता है कि आयतन से जब मोल निकालते हैं तो क्या होता है। देखना आयतन से जब मोल निकाला जाता है तो 22.4 लीटर से क्या करते हैं अपन, उसको डिवाइड कर देते हैं। 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो या 22,400 ml से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो। तो 1120 सीसी, 1120 ml दे रखे हैं। इसके लिए अपने को क्या निकालने हैं मोल। तो 1120 ml क्या दे रखा है ml, अपने को क्या निकालना है मोल। तो 1120 में अगर मैं 22.4 लीटर का भाग दूं, अगर ml में, आयतन ml में है, इसका मतलब 22.4 लीटर की जगह मैं क्या डायरेक्ट क्या कर सकता हूं 22,400 का
डिवाइड कर सकता हूं, जिसके अपने पास क्या आ जाएंगे, ये मोल आ जाएंगे। तो 1120 ml मीथेन में एसटीपी पर 1120 सीसी ml में CH4 के लिए एसटीपी पर क्या आ गई है, इतने मोल प्रेजेंट होंगे। या अगर अपने को 1120 लीटर दे रखा होता तो अपन 22.4 लीटर का क्या लगाते, भाग लगाते, लेकिन सीसी का मतलब ml होता है। 1120 ml आयतन दे रखा है, आयतन ml में दे रखा है, तो 22.4 की जगह अपन क्या कर देंगे, डायरेक्ट 22,400 का अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। या वैसे कर लो, 22.4 का अगर भाग देना चाहो तो 22.4 लीटर को किस में कन्वर्ट कर लेना, ml में। कितना आ जाएगा, 22,400 ही आएगा। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया कि जब आयतन से मोल पूछता है, आयतन से मोल अपने वाई मैप में बात की थी, आयतन से मोल पूछेगा तो 22.4 लीटर का भाग लगेगा। आयतन ml में दे रखा है, इसका मतलब 22,400 से डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये क्या आ गए, मोल आ गए। इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 1/20 कितना आ रहा है, 1/20। 1/20 का मतलब 0.05। तो इसके लिए मोल कितने आ गए, 0.05। 0.05। तो फोर्थ ऑप्शन के लिए 0.05 मोल ही आ रहे हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ की। सबसे पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद अपन बात करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ में कितने कितने मोल आएंगे। चलिएगा, तो फोर्थ के लिए अपने पास कितने मोल आ गए, 0.05। 0.05 अपने को वो ऑप्शन चेक करना है जिसमें मोल सबसे ज्यादा हो। अब बात करते हैं फिफ्थ ऑप्शन के लिए। 1 डेसीमीटर क्यूब गैस एट 300 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर दाब पर अपने को चेक करना है कि कितने मोल प्रेजेंट होंगे। 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, इसकी मैं बात करने वाला हूँ। अब 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर को ही बोला जाता है। 1 डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 लीटर के इक्वल होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। कैसे होता है उसकी मैं बात करूंगा, देखना। सबसे पहले बात आती है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यहीं से स्टार्ट कर लेता हूं मैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 ml होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 ml होता है। इसकी अपने बात कर ली थी। और इसी से अपने क्या निकाला था, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, 1000 लीटर होता है। अपने इससे निकाला था 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है और 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर माना जाता है। अब देखना, मैंने कहा 1 डेसीमीटर क्यूब, किसी गैस के लिए 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, 1 लीटर होता है। कैसे होता है, देखना। डेसीमीटर का मतलब क्या है, ये मीटर है। इस मीटर क्यूब को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, मीटर गुणा मीटर। ये क्या है, मीटर क्यूब। इस मीटर क्यूब को इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। अब देखना, अगर इसको सभी से मैं क्या कर दूं, डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, डेसीमीटर क्यूब। देखना यहाँ पे बता रहा हूं मैं, डेसीमीटर का क्यूब, इन दोनों की क्यूब है। इसका मतलब सभी में अगर मैं डी से मल्टीप्लाई कर दूं, डेसीमीटर क्यूब का मतलब है डेसीमीटर गुणा डेसीमीटर। अब देखना, इन सभी मीटर में, इससे सभी मीटर में मैं डी से मल्टीप्लाई कर दूं, डी से मल्टीप्लाई करूं। डी से मल्टीप्लाई करने का मतलब, डेसी का मतलब क्या होता है, डेसी, DECI। डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1। डेसी का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻1 होता है। तो 10⁻⁻1, इस डी की जगह मैं क्या रख रहा हूं, 10⁻⁻1। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, 100 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये तो किसकी बात हो गई, 1 डेसीमीटर की बात होगी, इस डीएम की बात होगी। इस डीएम की बात और कर लेते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा, 10⁻⁻1। डी का मतलब 10⁻⁻1, एम का मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट 10⁻⁻1 इंटू 100 इंटू सेंटीमीटर। ये अपनी बात होगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कितना बचेगा, देखना 10⁻⁻1 इसके अपॉन में जाएगा तो कितना आएगा, ये अपॉन में जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना बचेगा, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब।
इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर मैंने क्या कहा था 1 ml होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1 ml। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ इसको 1000 ml 1000 ml 1000 ml बराबर ही क्या होता है 1 लीटर। 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 ml। तो ये क्या है डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर कितनी बार है ये डेसीमीटर 3 बार। तो डेसीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 लीटर होता है। तो मैंने ये तो कहा था 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। कैसे होता है इसको मैंने आप लोगों को समझाया कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। मीटर को मैंने 3 बार लिखा, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, इसके आगे डी लगा दिया। डी का मतलब 10 टू पावर माइनस 1 10 टू पावर माइनस 1 10 टू पावर माइनस 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है। तो ये क्या होगा 1000 ml। 1000 ml को ही क्या बोला जाता है 1 लीटर बोला जाता है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा 1 लीटर होगा। तो 1 लीटर आयतन पर किसी गैस के लिए 300 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर कितने मोल होंगे इसको अपन निकालते हैं। 300 केल्विन टेम्परेचर, केल्विन कितना टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। इसका मतलब एसटीपी और एनटीपी मानक ताप और दाब और सामान्य ताप और दाब के अलावा अगर आयतन या उसका टेम्परेचर दे रखा हो तो अपन क्या किस फॉर्मूले को काम में लेना है PV = nRT। P दे रखा है, ये P रहा, ये T दे रखा है, आयतन दे रखा है, मोल पूछा है, डायरेक्ट मोल PV = nRT से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लें कि किस तरीके से डेसीमीटर क्यूब = 1 लीटर होगा। चलिए ये बात होगी 1 डेसीमीटर क्यूब = क्या होता है 1 लीटर होता है। चलिए तो यहाँ पे क्या दे रखा था 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो 5th ऑप्शन के लिए अपन कैलकुलेट करते हैं कि कितने मोल आएंगे। PV = nRT। ये n क्या है अपने को मोल कैलकुलेट करने हैं। प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। n = क्या होगा PV/RT। P कितना है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। V कितना दे रखा है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं 1 लीटर बोला जाता है। 1 लीटर अपॉन R की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी मोल आ जाएंगी। मोल = कितना आएगा यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेना 1/0.0821 इंटू 3 जितना भी आएगा इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग। मोल इसके लिए क्या आ जाएंगे। तो 1 डेसीमीटर क्यूब गैस के लिए 300 केल्विन टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर मोल कितने आएंगे 1/0.0821 इंटू 300। इसको सोल्व करेंगे, देखना कैसे किया जाता है सोल्व। इसको 0.08 इसका मतलब इस पॉइंट को हटा देते हैं। यहाँ से ऊपर कितना लगा देंगे 10,000, नीचे कितना 300, 2 0 से 2 0 कैंसिल। n = क्या होगा 100 अपॉन ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3 6 24। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 0.0 0.04 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। ये कितनी आएगी वैल्यू मोल 0.04 के अप्रोक्सीमेटली कितनी मोल कितना आएगा। तो 5th ऑप्शन के लिए 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए गैस के लिए बात की जाए 300 केल्विन टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर दाब पर मोल कितने आएंगे 0.04। नेक्स्ट 100 ml H2O। H2O किस फॉर्म में होता है लिक्विड फॉर्म में। H2O किस फॉर्म में लिक्विड फॉर्म की बात कर रहा है, वेपर फेज की बात नहीं कर रहा। लिक्विड अगर कुछ भी नहीं दिया गया क्वेश्चन में तो H2O को क्या मानना है लिक्विड फॉर्म में मानना है। अगर यहाँ पे गैस दे देता तो अपने अलग तरीके से क्या निकालना होता वाई वेव के अकॉर्डिंग डायरेक्ट अपन मोल निकाल सकते थे। लेकिन कुछ भी नहीं दिया गया तो क्वेश्चन में वाटर को क्या मानना है लिक्विड फॉर्म में। तो ठोस या द्रव के लिए मैंने बात की थी इसकी, ठोस या द्रव के लिए जब भी अपने को मोलर आयतन निकालना हो तो अपने को घनत्व को काम में
लेना है। घनत्व को काम में लेकर क्या निकालना होता है, मोल निकालना होता है। कैसे निकालेंगे देखना, 100 ml ये क्या दे रखा, आयतन, और वाटर का डेंसिटी ऑफ वाटर डी ऑफ H2 कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml क्या होता है, पानी का घनत्व होता है DH2। क्वेश्चन में नहीं दिया गया, फिर भी अपने को पता होना चाहिए कि पानी का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। क्यों घनत्व को काम में क्यों लिया, मैंने कहा था जब भी ठोस या द्रव अवस्था के लिए, ये क्या है द्रव अवस्था, अगर यहाँ पे ठोस भी दे देता, कोई भी एटम ऐसा दे देता जो ठोस अवस्था में है, तो ठोस या द्रव के लिए जब भी मोलर आयतन की बात करें या किसके रिगार्डिंग मोल की बात करें, तो अपने को क्या काम में लेना है, घनत्व के अकॉर्डिंग चलना है। घनत्व के अकॉर्डिंग कैसे चलना है, इसमें मोल निकालते हैं, कितने मोल होंगे, घनत्व अपने पास है, आयतन अपने पास है, इसका मतलब अपने पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले मास। घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम दे रखी है, घनत्व अपने को पता है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इस ऑप्शन के थ्रू मास निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लें। चलिए 6th ऑप्शन की बात करते हैं अपन। 6th ऑप्शन 4th के लिए कितना आया, 0.04 अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 0.04 मोल। इसके लिए 0.04 मोल। अब अपन बात करते हैं 6th ऑप्शन के लिए। किसके लिए, 6th के लिए। आयतन कितना है, 100 ml। 6th के लिए बात कर रहा हूं मैं, अपना जो 6th ऑप्शन है उसके लिए आयतन कितना, 100 ml। 100 ml डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी अपने को पता होती है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। D इजिकल टू क्या होता है, m/v। तो m इजिकल टू क्या होगा, मास, D इंटू वी। D कितना, 1 इंटू आयतन कितना, 100 ml। तो ये मास किस में आएगा, 100। मास कितना हो गया, 100, और ये किस में आएगा, ग्राम में। मास आ गया अपने पास कितना, 100 ग्राम। मास आ गया 100 ग्राम। तो 100 ग्राम के लिए मोल निकालना हो, मास से मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलिकुलर वेट का भाग। तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो अपने पास क्या आ गया, मास भार, इसमें मोलिकुलर वेट का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या निकल जाएगा, मास से मोल निकल जाएगा। तो मास से मोल, इसको सोल्व कर लेना, कितना आएगा ये 5.5 कितना आएगा, 5.5 मोल आएंगे। किसमें, 100 ml वाटर में। अगर डेंसिटी अपने को पता है, इसके अकॉर्डिंग अपने मोल निकालेंगे तो कितना आएगा, 5.5। तो 6th ऑप्शन के लिए मोल कितने आ गए, 5.5। अब अपन कंपेरेटिवली सभी ऑप्शन में चेक करते हैं कितने कितने मोल आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के लिए 0.05, सेकेंड ऑप्शन के लिए 0.1, थर्ड ऑप्शन के लिए 0.5, फोर्थ ऑप्शन के लिए 0.05, फिफ्थ ऑप्शन के लिए 0.04, 6th ऑप्शन के लिए 5.5। सबसे ज्यादा मोल कहाँ पे आ रहे हैं, 5.5 मोल। ये अपना क्वेश्चन था। निम्न में से सर्वाधिक मोल कहाँ पर प्रेजेंट है, तो अपना आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, 6th ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट। कितने हैं, 5.5 मोल सबसे ज्यादा है कंपेरेटिवली। अपना आंसर 6th, सबसे ज्यादा मोल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। 100 ml वाटर में सबसे ज्यादा मोल प्रेजेंट है, नोट करो इसको। चलिए इसी तरीके से आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, आप लोग इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन सोल्व करना, कोशिश करना इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन है। अभी तो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, सर्वाधिक मोल कहाँ पे है, जहाँ पे मैक्सिमम मोल है वो ऑप्शन बताना था। इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, निम्न में सर्वाधिक परमाणुओं की संख्या ऐसा ऑप्शन बताना है जिसमें परमाणुओं की संख्या क्या हो, सबसे ज्यादा हो।
फर्स्ट ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, जैसे 18 अणु सुक्रोज में, 18 अणु सुक्रोज में। सुक्रोज क्या होती है ये आप लोगों को मैं बता दूंगा अभी। सुक्रोज क्या होती है? ये नॉन रिड्यूसिंग शर्करा होती है, अनअपचायक शर्करा होती है। इसको अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो सुक्रोज होता है C12H22O11। सुक्रोज क्या होती है? C12H22O11 को क्या बोला जाता है? सुक्रोज। तो इसको आप लोग सोल्व कर लेना। ये बात होगी सुक्रोज की। नेक्स्ट ऑप्शन 2 ग्राम अणु SO3 में, 2 ग्राम अणु SO3 में कितने परमाणुओं की संख्या होगी? थर्ड ऑप्शन 1.8 ग्राम ग्लूकोज में कितने परमाणुओं की संख्या होगी? इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन दे देता हूं मैं, 112 लीटर प्रोपेन में एनटीपी पर परमाणुओं की संख्या बतानी है। एनटीपी पर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? फिफ्थ ऑप्शन दे देता हूं मैं, 100 डेसीमीटर क्यूब हीलियम में 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर दाब पर कितना होगा परमाणुओं की संख्या? कैलकुलेट करनी है आप लोगों को। सिक्स्थ ऑप्शन है 10 ml H2O में, 10 ml H2O में कितने परमाणुओं की संख्या है ये आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो जब तक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपकी प्रैक्टिस मोल पर नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिया। उसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन अब की बार क्या पूछ लिया? सर्वाधिक परमाणुओं की संख्या पूछ ली। पहले क्या पूछा था? मोल की संख्या, अब परमाणुओं की संख्या पूछ ली। इसका मतलब जो पहले वाला कंसेप्ट है उसमें क्या करना है, जहां तक मैंने मोल निकाला था वहां पे अपने को क्या करना है, डायरेक्ट Na से मल्टीप्लाई कर देना है। वो क्या आ जाएंगी? परमाणुओं की संख्या। उसमें कितने परमाणु है ये चेक कर लेना, और संख्या निकालनी हो तो Na से मल्टीप्लाई। तो देखना मैं थोड़ी सी समझा देता हूँ आप लोगों को। 18 अणु सुक्रोज में कितने परमाणुओं की संख्या है? 18 अणु का मतलब संख्या दे रखी है, संख्या 18 संख्या दे रखी है। इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? परमाणु कितने हैं सुक्रोज में? परमाणु काउंट कर लो, 12, 22 और 11 परमाणु है। इसका मतलब देखना, फर्स्ट ऑप्शन के लिए मैं बात कर लेता हूँ। परमाणुओं की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? अणु का मतलब क्या दे रखी है? संख्या कितनी है? 18। परमाणु की संख्या कैलकुलेट करनी है। 18 संख्या दे रखी है परमाणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें कितने परमाणु हैं? 18 संख्या हो गई परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या अगर इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, 12, 22 और 11 कितने हो गए? 5, 4, 45 क्या हो गए? सुक्रोज में परमाणु हो गए। तो 18 इंटू क्या हो जाएंगे? 45। ये इसमें कितनी क्या आ गई? परमाणुओं की संख्या आ गई। इसको आप लोग सोल्व कर लेना, कितनी आएगी ये? 45 इंटू 18, कितनी आएगी? 810। कितनी आएगी ये? 810। तो 18 अणु सुक्रोज में परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी? 810 कितने आएंगे? परमाणुओं की संख्या आ गई 810। अब सेकंड ऑप्शन के लिए 2 ग्राम अणु क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ग्राम अणु। मैंने कहा जब भी क्वेश्चन में ग्राम अणु दे रखा हो या ग्राम परमाणु दे रखा हो, अपने को उसको क्या मानना है? मोल। तो 2 मोल SO3 में कितने परमाणु होंगे? कैलकुलेट करवा देता हूँ। 2 इंटू मोल, 2 मोल में परमाणु की संख्या कैलकुलेट करनी है। तो संख्या, सबसे पहले संख्या कैलकुलेट करेंगे। मोल से संख्या कैलकुलेट की जाती है तो अवगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई। किसकी संख्या? परमाणुओं की। SO3 में परमाणु की संख्या 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई। तो 8 इंटू Na का मतलब 6 इंटू 10⁻23। इसको सोल्व कर लेना, कितने आएगी? परमाणु की संख्या आ जाएगी
इसी तरीके से 8.1 ग्राम, ग्राम क्या दे रखा है, भार दे रखा है। भार से क्या कैलकुलेट करना है, परमाणुओं की संख्या। तो इसमें भार से सबसे पहले मोल निकालेंगे, मोल निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड करेंगे, उसके बाद Na से मल्टीप्लाई, और ग्लूकोज में कितने परमाणु है उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएंगे सर्वाधिक परमाणु की संख्या आ जाएगी। इसी तरीके से इसको निकाल लेना। आयतन दे रखा है कितना, लीटर, आयतन क्या दे रखा है लीटर में, 112 लीटर आयतन दे रखा है। तो प्रोपेन में आयतन से क्या निकालना हो, जब संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले क्या करेंगे 22 लीटर में आयतन किस में दे रखा है, अब की बार लीटर में दे रखा है। तो आयतन से सबसे पहले मोल निकालेंगे, मोल निकालने के लिए 22.4 लीटर का भाग देंगे, उसके बाद Na से मल्टीप्लाई, Na से मल्टीप्लाई के बाद प्रोपेन, प्रोपेन क्या होता है देखना, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन की श्रृंखला को क्या बोला जाता है, 3 कार्बन को प्रोप बोला जाता है। प्रोपेन, एन का मतलब एल्केन, एल्केन का मतलब CH3 CH2 CH3, इसका फॉर्मूला क्या होगा C3H8, C3H8 को ही क्या बोला जाता है, प्रोपेन बोला जाता है। तो इसमें कितने परमाणु हैं, 8 3 11, 11 से मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा फोर्थ ऑप्शन के लिए किस तरीके से निकाला जाएगा। फोर्थ ऑप्शन के लिए क्या दे रखा है, 112 लीटर आयतन दे रखा है। आयतन से सबसे पहले संख्या निकालनी है, संख्या निकालने के लिए सबसे पहले मोल पर चलेंगे। तो आयतन से जब मोल निकाला जाता है तो 22.4 लीटर का क्या लगेगा, भाग लगेगा, उसके बाद संख्या, संख्या को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, संख्या निकालने किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो C3H8 प्रोपेन में कितने परमाणु है, 11, 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या आ गई इसकी कितने परमाणुओं की संख्या है, 112 लीटर प्रोपेन में NTP पर परमाणुओं की संख्या आ गई। इसको सोल्व कर लेना, जितने भी परमाणु होंगे उनकी संख्या आ जाएगी। इसी तरीके से 1 डेसीमीटर क्यूब, मैंने इसकी बात की थी, 1 डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 लीटर होता है। तो 100 लीटर हीलियम में 300 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर पर आप लोग निकाल लेना। PV = nRT फॉर्मूले से यहाँ पे आप लोग इसमें निकाल लेना कि कितना मोल होगा। मोल आने के बाद मोल से संख्या डायरेक्ट निकल सकती है। तो PV = nRT फॉर्मूले से निकाल लेना। टेम्परेचर, प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम अपने को पता है 100 लीटर है, R की वैल्यू पता होती है, मोल आ जाएंगे। मोल आने के बाद मोल से जितने मोल आएंगे उससे संख्या निकालेंगे और उसमें कितने परमाणु हैं, हीलियम 1 ही परमाणु है, 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे न करो तो डायरेक्ट क्या निकल जाएंगे, संख्या निकल जाएगी। इस तरीके से सोल्व कर लेना इसको। 10 ml H2O में, H2O अगर किसी भी फॉर्म में नहीं दिया गया इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, लिक्विड फॉर्म की बात करेगा। लिक्विड फॉर्म की बात कर रहा है, इसका मतलब 10 ml, ये क्या दे रखा आयतन और डेंसिटी अपने को पता होती है। जब ठोस या द्रव अवस्था में किसी का मोलर आयतन पूछे, इसका मतलब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, उसको घनत्व के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1, डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने बात की थी 1 ग्राम पर ml क्या होती है, डेंसिटी होती है वाटर की। डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, क्या निकल जाएगा मास। सबसे पहले मास निकाल लेना। मास, जब मास को मॉलिक्यूलर वेट से क्या करोगे डिवाइड करोगे तो क्या, जब मास को सबसे पहले क्या करना है मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, मोल आएंगे। मोल से संख्या निकालनी हो तो Na से गुना होगा और परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करनी है तो H2 में परमाणु की संख्या कितनी है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएंगे परमाणुओं की संख्या। तो आप लोगों को बताना है, सभी को सोल्व कर लेना किस ऑप्शन में परमाणुओं की संख्या अधिकतम है, वही क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो निम्न में से सर्वाधिक परमाणुओं की संख्या किसमें है, तरीका मैंने बता दिया आप लोगों को सोल्व करने का, इसको सोल्व कर लेना। चलिए ये बात हो गई अपनी जो हाइपोथेसिस ऑफ अवोगाद्रो हाइपोथेसिस की बात हो गई। अवोगाद्रो परिकल्पना, अवोगाद्रो नंबर को काम में लेके किस किस चीज़ों को अपने मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर बच्चों ये आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों, थैंक यू।